माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अल्केमिस्ट कोचिंग एकेडमी। क्लास 12 की केमिस्ट्री है। एस&पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है और उसमें हमारा लेक्चर नंबर 26 का बी पोर्शन आज हम पढ़ेंगे और इसी के साथ इसी चैप्टर का इख्तिताम हम करेंगे। इसी लेक्चर में आज हम फोकस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 7 ए एलिमेंट, जिसमें हम एसिडिक बिहेवियर ऑफ ग्रुप 7 ए के जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स है उनको फोकस करेंगे। साथ में हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इनके हम रिड्यूसिंग एबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक को कंप्लीटली कवर करने के लिए साथ में हमारे पास इनके एमडीकेट और डिफरेंट टेस्ट के हवाले से जितने भी इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उनको समझने के लिए बेहतरीन नोट्स बनाने के लिए हमारे साथ रहिए। पास है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स का मतलब है जब हेलोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो इसको फिर हम कहेंगे हाइड्रोजन हैलाइड, जिसको हम HX से डिनोट करेंगे। HX तो HX हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स है। अच्छा, ये हमारे पास कोवेलेंट इन नेचर होते हैं। कोवेलेंट इन नेचर, इनका जो हमारे पास नेचर होता है हाइड्रोजन हैलाइड का, वो हमारे पास कोवेलेंट होता है और ये एसिडिक इन नेचर भी होते हैं। ये हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं। मतलब एक होता है बेसिक, एक होता है एम्फोटेरिक और फिर हमारे पास होता है एसिडिक। तो हाइड्रोजन हैलाइड असल में हमारे पास एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर क्यों है? जब भी इसके साथ कोई दूसरा सब्सटेंस अटैच हो जाता है या रिएक्शन करने लगता है तो जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है इनमें प्रोटॉन को डोनेट करने या हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने, दूसरे सब्सटेंस को देने की सलाहियत है। जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे HX है, B के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ये HX देकर इस B को अपने आप को एसिड की तरह बिहेवियर शो कर रहा है। तो ऐसा कैरेक्टर किसी भी अगर सब्सटेंस में पाया गया तो इसको डिस्कस किया है ब्रॉनस्टेड एंड लोरी ने। तो ब्रॉनस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन दूसरे सब्सटेंसेस को देता हो, प्रोटॉन डोनर हो, हाइड्रोजन आयन डोनर हो, फिर हम उसी सब्सटेंस को एसिडिक मानेंगे। तो इस वजह से हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है ये सारे एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि ये ब्रॉनस्टेड एंड लोरी के कांसेप्ट पे पूरे उतरते हैं, ये हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं। इसी तरह अगर हम ऑर्हीनियस कांसेप्ट के जरिए से इसको समझने की कोशिश करें, ऑर्हीनियस कांसेप्ट, ऑर्हीनियस ने भी जो है ना एसिड और बेस को डिस्कस किया है और उसकी लिमिटेशन हमारे पास सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन तक महदूद है। तो यहाँ पे एक्वियस सॉल्यूशन में भी अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर ले तो हमारे पास एक्वियस सॉल्यूशन में जब हम हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर ले तो ये डिसोसिएट हो जाता है, हमारे पास ये आयनाइज हो जाता है। तो उनमें से जो आयन्स बनते हैं, एक आयन हमारे पास हाइड्रोजन आयन होता है, मतलब ये हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं। ऐसा सब्सटेंस जब हम उसको वाटर में डाल दे, एक्वियस सॉल्यूशन उससे बना दे और वो हमें हाइड्रोजन आयन देता हो, तो ऐसा सब्सटेंस ऑर्हीनियस की मुनासिबत से, ऑर्हीनियस के मुताबिक हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर वाला कहलाएगा, मतलब वो एसिडिक इन नेचर होगा। अच्छा, जब हम ये वाटर में डालते हैं तो इसमें दो स्टेप्स होते हैं। पहला हमारे पास ये कि ये डिसोसिएट हो जाता है क्योंकि वाटर इसके गिर जमा हो जाते हैं और वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है, इनके हम दरमियान में जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी है या बॉन्ड एनर्जी, इसको अलग कर देते हैं और हाइड्रोजन आयन पैदा हो जाता है। तो जो हाइड्रोजन आयन पैदा हो जाता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल पे हमेशा के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो वाटर में मौजूद ऑक्सीजन जो होगा उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेंगे और इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना के H3O पॉजिटिव बनाता है। तो मतलब ये कि जब भी हम HX या किसी भी हाइड्रोजन एसिड को, यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड है, अगर हम उसको वाटर में ऐड कर ले तो हाइड्रोजन आयन पैदा होगा और हाइड्रोजन आयन पे वाटर अटैक करके H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा और इस H3O पॉजिटिव आयन को हम हाइड्रोनियम आयन या हम हाइड्रोक्सोनियम हाइड्रोक्सोनियम आयन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सोनियम आयन बनाएगा। हाइड्रोक्सोनियम आयन वो आयन होता है जिसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम आयन हम उसको कहेंगे। तो नेट रिएक्शन इसको इस तरह कर सकते हैं, इन टू से नेट रिएक्शन किस तरह लिखेंगे, ये हाइड्रोजन आयन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कॉमन है, इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बच जाता है सेम साइड पे HX प्लस H2O। तो HS और H2O को ऐड कर ले, ये रिएक्ट हो रहे हैं यहाँ पे।
और साथ में हमारे पास यहाँ पे H3O पॉजिटिव बच जाता है हमारे पास और X नेगेटिव बच जाता है। तो मतलब ये कि अगर कंप्लीट रिएक्शन होता है तो हम वैसे समझने के लिए हाइड्रोजन आयन लिखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन के साथ फिर H2O रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव बनाते हैं। तो हमारे पास वाटर में जब हाइड्रोजन हेलाइड को ऐड कर ले तो H3O पॉजिटिव और हेलाइड आयंस वहां पे मौजूद होते हैं, जिसकी ये निशानदेही है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव मौजूद हो तो इसका मतलब ये है कि जो एडेड सब्सटेंस होगा वाटर में वो एसिडिक इन नेचर होगा। अगर हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट हो जाए H3O पॉजिटिव में तो इसको फिर हम हाइड्रोनियम आयन कहेंगे। तो ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर होते हैं इस फिनोमेना और इस मैकेनिज्म की बुनियाद पे और इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे। अब अगर हम ट्रेंड के बारे में बता दें, यहाँ पे बात कर ले थोड़ा, तो ट्रेंड इन एसिडिटी इन ग्रुप 7, तो ग्रुप 7A में जो हमारे पास हेलाइड्स बनाते, हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट मेंबर, इनकी एसिडिटी किस तरह है। तो हमारे पास जो सबसे स्मॉल साइज हाइड्रोजन हेलाइड है वो HF है, तो इसकी जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे वीकेस्ट होगी। फिर इससे ज्यादा HCl, फिर HBr और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक कैरेक्टर जो होगा, हाईएस्ट एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो हमारे पास HI का होगा। अगर हम यहाँ पे देख ले तो HF की जो हमारे पास pKa वैल्यू, अगर हम इसकी pKa वैल्यू को देख ले तो ये 3.17 है। HCl की pKa वैल्यू काफी कम है, -6.3। HBr की उससे भी pKa वैल्यू -9.0। HI की pKa वैल्यू -10.0 है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी pKa वैल्यू कम होती जाएगी एसिडिक कैरेक्टर उसमें उतना ज्यादा होता जाएगा। लोएस्ट pKa वैल्यू स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, हाईएस्ट pKa वैल्यू वीकेस्ट एसिड। तो HF इज द वीकेस्ट एसिड एमंग ऑल, तो इन सब में से हमारे पास HF जो है ये वीकेस्ट एसिड है। अब ये तो ट्रेंड है, सिंपल हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। इसकी रीजन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और फैक्टर को समझते हैं। हमेशा के लिए याद रखें, हमेशा के लिए, कि जो हमारे पास एसिडिटी होती है, एसिडिटी किसी भी सब्सटेंस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के ए कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये हमें बताती है कि एक एसिड कितना डिसोसिएट हो चुका है आयंस में, कितना डिसोसिएट हो चुका है हाइड्रोजन आयन और साथ में जो नेगेटिव आयन उसके साथ बनता है वो कितने बने हैं। अगर एक एसिड बहुत ज्यादा डिसोसिएट होता हो तो उसकी हमारे पास Ka वैल्यू हाई होगी। जब Ka वैल्यू हाई होगी तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा बनेंगे। जब सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा बनेंगे तो वहां पे एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर इस पे हम लॉग लगा ले, लॉग जो Ke की वैल्यू कुछ होगी उस पे अगर हम लॉग लगा ले लॉग, तो इससे फिर हमारे पास pKa वैल्यू बन जाता है। और pKa वैल्यू जितना कम होगा, कम pKa वैल्यू जितना कम होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ज्यादा हाइड्रोजन आयन अगर कंसंट्रेशन होंगे सॉल्यूशन में तो उसकी हमारे पास pKa वैल्यू काफी हाई होगी। उसके साथ अगर हम लॉग लगा ले तो हमारे पास pKa वैल्यू उसकी काफी लो हो जाएगी। Ka वैल्यू हाई, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हाई, pKa वैल्यू कम, कम pKa वैल्यू की एसिडिटी बहुत ज्यादा। तो ये एक फैक्टर है, यहाँ पे ये फैक्टर इन्वॉल्व है। HI की हमारे पास pKa वैल्यू काफी कम, Ka वैल्यू, सिंपल Ka वैल्यू ज्यादा, इस वजह से इसकी एसिडिटी ज्यादा। Ka वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड डिसोसिएशन। इसका मतलब यह है कि अगर हम हाइड्रोजन हेलाइड को ले लें, इनमें से अगर कोई सा भी हो, जौन सा भी अगर आप लेना चाहो, तो इसको अगर आप देख ले आप तो ये डिसोसिएट होते हैं हाइड्रोजन आयन और हेलाइड आयन में। HF ये डिसोसिएशन बहुत कम करता है, तो अगर कम करेगा तो हमारे पास इसकी जो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है ये काफी स्ट्रांग है। इसने हाइड्रोजन को काफी स्ट्रांगली बॉन्डिंग के जरिए से पकड़ा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, तो ये आसानी से डिसोसिएट नहीं होगा। जब डिसोसिएट नहीं होगा तो सॉल्यूशन में HF कम हाइड्रोजन आयन देगी। जब कम हाइड्रोजन आयन होंगे तो हमारे पास Ka कम, pKa ज्यादा, एसिडिटी कम। तो इस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि HF कम एसिडिक है। लेकिन अगर HF लेंगे, HI, तो HI बहुत ज्यादा डिसोसिएट होगा क्योंकि ये लूजली अटैच होते हैं। वाटर में डालने से ये बहुत आसानी से डिसोसिएट होकर हमारे पास बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे।
ज्यादा हाइड्रोजन आयन, ज्यादा कंसेंट्रेशन, ज्यादा Ka वैल्यू, कम Pka वैल्यू, ज्यादा एसिडिटी। तो इस वजह से HI की एसिडिटी हमारे पास फिर ज्यादा होगी। तो ये दूसरा हमारे पास फैक्टर है। तीसरा फैक्टर अगर इसी को अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे मोर डिसोसिएशन, मोर हाइड्रोजन आयन, मोर एसिडिटी। तो ये इस केस में हम देख सकते हैं। फिर है हमारे पास एसिडिटी के लिए हमारे पास कंजुगेट बेस का भी काफी रोल है। तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, अगर एक बेस बनता है, यहाँ पे ये एक सब्सटेंस है, ये हमारे पास पॉजिटिव आयन बन रहा है और ये हमारे पास नेगेटिव आयन बन रहा है। ये जो नेगेटिव आयन है ये इस एसिडिक सब्सटेंस का कंजुगेट बेस भी है, नेगेटिव कंजुगेट बेस, क्योंकि इसमें अब मजीद हाइड्रोजन आयन या ये जो हाइड्रोजन आयन है इसको एक्सेप्ट करने की और दोबारा उसमें कन्वर्ट करने की सलाहियत आ गई है। ये नेगेटिव है और नेगेटिव हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं, तो इस वजह से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करना ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक बेस कहलाएगा। लेकिन अगर ये एसिड से बन जाए तो बेस तो होगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है, लेकिन ये एसिड से बनता है, तो इस वजह से यहां पर ये जो बेस होगा ये हमारे पास कंजुगेट बेस होगा इस एसिड का। तो ये X माइनस इस एसिड का कंजुगेट बेस है। कंजुगेट इस वजह से क्योंकि ये इससे बना है, बेस इस वजह से क्योंकि अब इसमें हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने की सलाहियत है। अब जो हमारे पास HF है, ये जब डिसोसिएट होता है तो H पॉजिटिव F नेगेटिव बनता है, तो ये कंजुगेट बेस हो गया HF का। इसी तरह अगर HI को हम डिसोसिएट कर ले वाटर में, तो इसमें हमारे पास एक हाइड्रोजन आयन और H आयोडाइड आयन बनता है हमारे पास, तो ये कंजुगेट बेस है, ये भी कंजुगेट बेस है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का क्या मतलब है? अगर ये F माइनस दोबारा इस हाइड्रोजन आयन पे अटैक करेगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो काफी कम है, क्योंकि ये अब भी इस हालत में स्टेबल नहीं है, दोबारा रिएक्शन करके इसको कन्वर्ट कर देगा HF में। तो यहां पे हमारे पास H काफी अनस्टेबल है। जब अनस्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है रिएक्टिविटी के साथ। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो स्टेबिलिटी काफी लो है कंजुगेट बेस ऑफ फ्लोराइड की, तो इसकी रिएक्टिविटी काफी हाई होगी। तो ये हाइड्रोजन के साथ मिलके पहले तो यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता था, लेकिन फिर ये बन के मजीद इसके साथ रिएक्शन करके रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे जितने हाइड्रोजन आयन बने थे उसको फिर अपने साथ मिला के HF बना देगा और सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कमी आ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो फिर इसके साथ रिएक्शन होकर वहां पे HF बना देगा, तो हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगा, डिसोसिएशन कम हो जाएगी, Ka वैल्यू कम, Pka वैल्यू ज्यादा, एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इस वजह से HF की एसिडिटी काफी कम है। फिर HI की कंजुगेट बेस को अगर हम देखें आयोडाइड आयन, तो इसका साइज काफी बड़ा है, साइज का भी इसमें रोल है। साइज अगर बड़ा है तो ये इस स्टेज में माइनस में हाइड्रोजन आयन को अपनी तरफ ज्यादा नहीं अट्रैक्ट कर सकता और उसके साथ रिएक्टिविटी शो नहीं कर सकता। तो इस वजह से यहाँ पे ये हमारे पास आयोडाइड आयन जो है ये ज्यादा स्टेबल है। जब ज्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्टिव नहीं होगा, जब रिएक्टिव नहीं होगा तो ये अपने साथ इसको मिला के दोबारा HI नहीं बनाएगा, तो सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन बाकी रहेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो होंगे पहले बिल्कुल उसी तरह बाकी रहेंगे और इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी HI की सूरत में। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, डिसोसिएशन ज्यादा होगा, Ka वैल्यू ज्यादा होगी, Pka वैल्यू कम होगी, एसिडिटी ज्यादा होगी, तो इस वजह से HI की हमारे पास एसिडिटी ज्यादा है। तो ये है यहाँ पे हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस का रोल। तो मतलब ये जो स्टेबिलिटी है वो F-1 की बहुत कम है और आयोडाइड आयन की जो हमारे पास स्टेबिलिटी है, ये दोनों कंजुगेट बेस है HF और HI का रिस्पेक्टिवली, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, रिएक्टिविटी काफी कम है, आयोनाइज फॉर्म में रहेगा। स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा, आयोनाइज फॉर्म में नहीं रहेगा, कम हाइड्रोजन आयन होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी जो हमारे पास pH होगी, pH वो ज्यादा होगी हमारे पास HI की pH से।
पीएच ऑफ इफ और पीएच ऑफ आई। तो ये सारी एमसीक्यू के तौर पर आ सकते हैं, ये जो मैं छोटे छोटे पॉइंट यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम, रिएक्टिविटी ज्यादा, पीएच वैल्यू ज्यादा, हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन कम। यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी कम, हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन ज्यादा, पीएच वैल्यू कम, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। तो ये हमारे पास ये सारा कंसेप्ट। फिर एक और पॉइंट भी है, एचएफ बावजूद ये कि ये हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखता है और इसके साथ हमारे पास इसका साइज काफी स्मॉल है, तो इसके साथ साथ हमारे पास ये एसिडिक कैरेक्टर काफी वीक रखता है, बहुत वीक एसिडिक कैरेक्टर इसका होता है। तो एक फैक्टर इसमें ये भी है कि इनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो तो वैसे ही स्ट्रांग होता है, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनमें होंगी तो हमारे पास होंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बहुत स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। तो देख ले, एक एचएफ के दरमियान में और दूसरे एचएफ के दरमियान में जो बॉन्डिंग है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन डिफिशिएंट है तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन हमेशा के लिए बॉन्ड बना सकता है FON के साथ, फोन FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनके सिवा हाइड्रोजन किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, फिर वहां पे हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगी हम उसको। यहां पे देख ले, ये यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और अगर यहां पे दूसरे होते तो हमारे पास वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते थे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। जब हम इसको वाटर में डाल देते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ओवरकम करना, स्प्लिट करना और यहाँ पे आयोनाइज करना, इसको ये काफी मुश्किल होता है वाटर के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर या ग्रेटर अट्रैक्शन या स्ट्रेंथ देन हाइड्रेशन एनर्जी। तो इस वजह से हमारे पास वाटर के लिए मुश्किल होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर ले और इसकी हमारे पास डिसोसिएशन हो जाए और वहां पे हाइड्रोजन आयन मिलके हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर शो कर दे। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो ट्रेंड आ रहा है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, और एचएफ की सूरत में ये काफी वीक एसिड है। एचएफ हम कह सकते हैं ये काफी वीक एसिड है, वीक। फिर हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इसके इनके नाम को अगर हम देख ले तो एचएफ को हम कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr को हम हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI को हम हाइड्रो आयोडिक एसिड भी कह सकते हैं। तो ये थी हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एंड देयर ट्रेंड्स along with the factors and some short tricks to understand the topic। अब आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप 7A, और इसके साथ हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टी में रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप 7A पढ़ते हैं। ये टॉपिक रह गया है फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको कवर करने के बाद हम यहां से जो है ना स्टार्ट लेंगे, फिर ये भी कवर करेंगे। तो रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप 7A या रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन। तो रिड्यूसिंग एबिलिटी का मतलब ये है, रिड्यूसिंग एबिलिटी इसको कहते हैं कि ये दूसरों को रिड्यूस कितना करते हैं, मतलब ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन कितना देते हैं। रिड्यूसिंग एबिलिटी की जब बात आती है तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन कितने देते हैं, कितनी हद तक देते हैं। जब ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन पावर कम हो जाएगी, जब उसकी ऑक्सीडेशन पावर कम हो जाएगी तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। किसकी वजह से होंगे? जिन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो ये इनकी रिड्यूसिंग पावर कहलाएगी। फिर तो इसका मतलब ये है कि जो रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ 7th ग्रुप है वो काफी कम है, पुअर रिड्यूसिंग एबिलिटी है इनकी, क्योंकि ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन नहीं देते बल्कि दूसरों से खुद लेते हैं। तो ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एबिलिटी नहीं रखते, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है। तो हम यहां पे लिखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। इनकी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, काफी हाई होगी, बट पुअर रिड्यूसिंग एबिलिटी, ये दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकते, दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं, यहाँ पे हमने कुछ मिसाल दी है कि कुछ ना कुछ ये रिड्यूस करते हैं, लेकिन ये असल में जो अपने आप को शो करते हैं ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी हाई है, ये खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। अच्छा, इनकी जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल,
तो वो काफी हाई है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इनकी काफी हाई है, पॉजिटिव इनकी वैल्यू है, पॉजिटिव। और जब हमारे पास किसी सब्सटेंस की रिडक्शन पोटेंशियल हाई होती है तो इसका मतलब ये है कि खुद रिड्यूस होकर दूसरों को जबरदस्ती ऑक्सीडाइज करवाते ही ये। जब भी ई नॉट रेड रिडक्शन पोटेंशियल किसी चीज की हाई होगी तो खुद को जबरदस्ती, खुद को आसानी से रिड्यूस करके दूसरों को आसानी से ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ये, खुद रिड्यूस होकर जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग पावर रखते हैं ये। जब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये खुद जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग पावर रखेंगे, ना कि रिड्यूसिंग पावर। इनका रिड्यूसिंग पावर काफी लो होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर काफी हाई होगा। इस वजह से हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसी बुनियाद पे अगर हम यहां पे ट्रेंड के बारे में बता दें तो सबसे जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एबिलिटी जीन की होगी, हाईएस्ट रिड्यूसिंग एबिलिटी जीन की होगी, वो वही होगा जिसके हमारे पास ई नॉट रेट कम होगा। मतलब जिनकी हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी तो वो रिड्यूसिंग पावर हाई रखेगा। रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट रिडक्शन। जिनकी हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम तो उनकी हमारे पास रिड्यूसिंग पावर हाई। तो यहां पे देख लें, जो हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन, तो इसकी हमारे पास रिड्यूसिंग पावर काफी कम है क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई है और इसकी हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है। क्लोरीन की फिर उससे ज्यादा हमारे पास रिड्यूसिंग एबिलिटी उसमें आ जाती है। बहरहाल इसकी फिर हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी उससे ज्यादा है, लेकिन हम यहाँ पे खास तौर पे रिड्यूसिंग एबिलिटी को फोकस कर रहे हैं। फिर उससे हाई जो रिड्यूसिंग एबिलिटी होगी वो ब्रोमीन की होगी और सबसे हाईएस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आमतौर पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इनको कंपेयर करके रिड्यूसिंग एबिलिटी की बात कर ले तो इनमें से जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो हमारे पास आयोडीन रिड्यूसिंग एबिलिटी ज्यादा रखेगा। तो अगर हम देख लें यहाँ पे अगर हम देख लें तो जो हमारे पास आयोडीन है इसके साथ हमारे पास इजाफी इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन आसानी से आयोडीन से ले सकता है, आयोडाइड आयन से, क्योंकि जो हमारे पास आयोडाइड आयन है इसकी हमारे पास रिड्यूसिंग पावर काफी हाई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है और यहाँ पे हमारे पास -1 है। तो क्लोरीन यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन में रिड्यूस हो चुका है। किसने रिड्यूस किया है? आयोडीन ने। अगर आयोडीन के साथ ये मेंबर मिलते हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, तो वो उनसे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, वो फिर रिड्यूस हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आयोडीन उनको रिड्यूस कर सकता है, इन सबको रिड्यूस कर सकता है बाय गिविंग देम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन और हमारे पास आयोडीन खुद जो है ना हमारे पास -1 से 0 तक चला गया है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो चुका है। क्लोरीन को अगर हम देख लें तो क्लोरीन से जो हमारे पास ब्रोमीन और आयोडीन है ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, क्लोरीन इनको रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन क्लोरीन F2 को रिड्यूस कर सकता है। किस तरह? क्लोरीन के साथ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है, इजाफी इलेक्ट्रॉन है इसके साथ, फ्लोरीन इनसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद जो है ना हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाएगा, तो इसको कहते हैं हम रिडक्शन। तो फ्लोरीन हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, इसका रिड्यूसिंग एजेंट क्लोराइड आयन है यहाँ पे, तो क्लोरीन की हमारे पास रिड्यूसिंग पावर फ्लोरीन से ज्यादा है, इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कम रिड्यूसिंग पावर ज्यादा रिड्यूसिंग पावर वाले से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहाँ पे फ्लोरीन रिड्यूस हो गया है और -1 से 0 तक क्लोरीन जा चुका है और ये खुद ब खुद जो है ना हमारे पास ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे इसमें हुआ है। अगर हम यहाँ पे देख लें तो जो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके हमारे पास रिड्यूसिंग पावर काफी कम है, काफी कम रिड्यूसिंग पावर है। तो काफी कम रिड्यूसिंग पावर की वजह से ये सब्सटेंसेस इनसे इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को रिड्यूस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, ये तो हमारे पास है आम कंसेप्ट कि कौन से सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकता है। अब अगर हम इनके दरमियान में देख ले तो सबसे जो हमारे पास हाईएस्ट रिड्यूसिंग एबिलिटी है वो हमारे पास आयोडीन की है। ब्रोमीन की फिर हमारे पास मॉडरेट रिड्यूसिंग पावर होगी, दरमियानी, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन की जो हमारे पास रिड्यूसिंग पावर होगी वो बिल्कुल नहीं होगी। किस केस में? अगर हम इन सबको H2SO4 के साथ रिएक्ट कर ले, H2SO4 के साथ,
आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ अगर हम H2SO4 के साथ उनको रिएक्ट कर ले तो सबसे बेस्ट जो रिड्यूस करेगा H2SO4 को वो आयोडीन करेगा, फिर उससे थोड़ा कम ब्रोमीन करेगा। क्लोरीन और फ्लोरीन बिल्कुल H2SO4 को रिड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइज करेंगे ना। यहां पे देख लीजिए तीन कंडीशन है। अगर हम कम मिकदार में हाइड्रोजन आयोडाइड ले लें तो H2SO4 को यहां पे हमारे पास सल्फर है, सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां पे हमारे पास सल्फर पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो HI ने यहां पे हमारे पास सल्फर को +6 से +4 तक रिड्यूस कर दिया है, मतलब +6 हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फर की रिडक्शन हुई है। तो यहां पे हमारे पास I2SO2 और 2H2O मिल रहा है और खुद यहां पे हमारे पास -1 से 0 तक आ चुका है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो चुका है। अगर हम इसको थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी ले लें तो H2SO4 की फिर हमारे पास जो रिडक्शन होगी वो कुछ यूं होगी कि ये +6 से सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट तक आ जाएगा और ये खुद -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट तक इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये रिडक्शन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है इसका, और इसके खुद हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है -1 से 0 तक, और साथ में हमारे पास सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है और हमारे पास वाटर की प्रोडक्शन हुई है। अगर हम इसकी मजीद मिकदार बढ़ा दें तो हमारे पास HI यहाँ पे H2SO4 में सल्फर की जो हमारे पास रिडक्शन है वो कुछ यूं कर देगा कि वो हमारे पास नेगेटिव में चला जाएगा, प्लस से हमारे पास यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, -2 तक। तो इतनी स्ट्रांगली ये सल्फर से +6 से -2 तक इसकी रिडक्शन हो जाएगी जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को काफी ज्यादा कंसंट्रेशन में ले लें। तो यहाँ पे फिर हमारे पास H2SO4 रिड्यूस होकर H2S बना देगा और आयोडीन हमारे पास -1 से ऑक्सीडाइज होगी 0 तक आ जाएगा और हमारे पास 4H2O के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ये है हमारे पास इनकी रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर ग्रुप 7A में जो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी वो हमारे पास आयोडीन की होगी, जो कि इस कंडीशन में या इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि किस तरह H2SO4 को डिफरेंट कंसंट्रेशन की बुनियाद पे इसने H2SO4 को और सल्फर को खासतौर पे रिड्यूस किया है। तो ये थी हमारे पास रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप 7A और इसके साथ केमिकल प्रॉपर्टी इख्तिताम पजीर होती है। अब हम शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 7A, तो हमारे साथ रहिए। माय डियर स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 7A या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जब हम देखते हैं तो फ्लोरीन हमारे पास गैसियस स्टेट में होता है, इसका येलोइश कलर होता है, पेल येलो। क्लोरीन भी गैसियस स्टेट में होता है, इसका ग्रीनिश कलर होता है। ब्रोमीन हमारे पास वॉलेटाइल, हाईली वॉलेटाइल लिक्विड होता है और ये हमारे पास रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। आयोडीन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, इसका हमारे पास ग्रे कलर होता है, ग्रे सॉलिड। लेकिन जब ये इवापोरेट होता है सब्लिमेशन के प्रोसेस जब हम इनको गुजारते हैं तो इनके जो वेपर होते हैं वो हमारे पास वायलेट वेपर होते हैं। अच्छा, जब हम इनको मेल्ट करेंगे, बॉईल करेंगे तो किस तरह करेंगे, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, हाई है, ये कुछ यूं है। जो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इनकी, तो हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड में आते हैं। मतलब ये कि जो हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन के हमारे पास जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे मैं जनरल ट्रेंड लगा रहा हूँ, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। फ्लोरीन की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी लो, आयोडीन की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्लोरीन इज -220, क्लोरीन -101, ब्रोमीन -7.2 डिग्री सेंटीग्रेड और आयोडीन +114 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारे हम डिग्री सेंटीग्रेड में कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब ये कि सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास फ्लोरीन और सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास आयोडीन की है। फिर अगर हम देख ले बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे लोएस्ट उसी तरह हमारे पास फ्लोरीन की बॉइलिंग पॉइंट है -188 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमारे पास क्लोरीन की -35 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रोमीन की हमारे पास +58 डिग्री सेंटीग्रेड और सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास 184 डिग्री सेंटीग्रेड आयोडीन की है। तो इसका मतलब ये है कि डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। ब्रोमीन जो है हमारे पास ये हाईली वोलेटाइल लिक्विड है, मतलब ये ऐसा लिक्विड है कि ये अगर आप इसको ओपन कंटेनर में रख दो
तो ये काफी वोलेटाइल है, ये खुद बहुत उड़कर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको आपने सील्ड कंटेनर को जो है ना आपने एयर टाइट करके रखना होगा, उस पर ढक्कन लगा के रखना होगा। अच्छा, डाउन द ग्रुप जो हम जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होती है? फ्लोरीन की हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है लो है, आयोडीन की हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है? तो सबसे पहले जो हम रीजन देते हैं वो ये है कि जो हमारे पास ग्रुप 7A की जो एलिमेंट है ये डाई एटॉमिक स्टेट में मौजूद होते हैं, डाई एटॉमिक स्टेट में होते हैं, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब कि दो एटम मिलकर हमारे पास ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल बना देते हैं तो हमारे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर। तो ये सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और जब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल को गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर हम सॉलिड बनाते हैं तो इनमें से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास वान डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, वान डर वाल फोर्सेस, और इन्हीं वान डर वाल फोर्सेस की मदद से ये गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर सॉलिड बन जाते हैं। तो वान डर वाल फोर्सेस में खास तौर पर इनमें जो होते हैं ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हमारे पास काफी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। तो मतलब ये कि इनमें जो हमारे पास जो नॉन पोलर है ये वान डर वाल फोर्सेस और वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वीक स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड लीड्स होता है, या हम कह सकते हैं कि इनकी जो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी वो काफी लो होगी। तो ओवरऑल अगर हम देख ले इनकी जो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी लो है ड्यू टू द अबव गिवन रीजन। अगर हम ग्रुप में देख ले, ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जो हमारे पास सेम ग्रुप में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है वो क्यों इंक्रीज होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, मतलब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है, इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है ना, इनकी वजह से मेल्ट और बॉयल होते हैं ये। तो जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। F2 का साइज स्मॉल है, I2 का साइज लार्ज है। जितना साइज लार्ज होगा उतनी उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होगी, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस साइज ऑफ मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा उतनी हमारे पास सरफेस एरिया या कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगी। जितनी कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगी तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा चांस मिलेगा मॉलिक्यूल को वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होगी। अब इन स्ट्रांग फोर्सेस को फिर खत्म करना हाई हीट रिक्वायर करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई और यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो। तो अगर हम देख लिए यहाँ पे तो फ्लोरीन के दरमियान में जो इनका साइज है, एक F2 के दरमियान ये F2 है और ये दूसरा F2 है, इनके दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है। तो जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है तो ये स्मॉल साइज में यहाँ पे यहां से शुरू होकर यहां तक है। तो इस ग्रीन कलर के जरिए जो मैंने लाइन खींची है ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है। तो ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस काफी स्मॉल एरिया में इस F2 और इस F2 को होल्ड करके रखे हुए हैं। जब हम इनको हीट देते तो ये काफी कमजोर होता है, ये जल्द जो है ना हमारे पास खत्म होकर लिक्विड और फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आयोडीन की फॉर्म में देख ले तो हमारे पास आयोडीन का साइज काफी बड़ा होता है। तो ये हमारे पास I2 है और ये I2 है। तो I2 और I2 के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी, वान डर वाल फोर्सेस होंगी, तो ये काफी ज्यादा है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक काफी ज्यादा कांटेक्ट एरिया है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तो ये एक दूसरे को काफी स्ट्रांगली होल्ड करके रखेंगे। अब जब ये होल्ड करके रखेंगे तो हमने काफी हीट देना होगा। जब काफी हीट देना होगा तो तब जाके हमारे पास ये हाई हीट पे लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो इस वजह से हमारे पास इनमें जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी हाई होंगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसमें फ्लोरीन से या अबाव जितने भी मेंबर है इनसे उनसे हाई होगी। तो ये है मेन रीजन जो कि हमारे पास यहाँ पे वजह बनता है कि क्यों हमारे पास डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। फिर है हमारे पास डेंसिटी ऑफ ग्रुप 7A। तो डेंसिटी हम D से भी डिनोट कर सकते हैं और यहाँ पे हम रो RHO इस तरह सिंबल होता है इसका, रो से भी डिनोट कर सकते हैं। कितनी जगह में किसी सब्सटेंस का मास कितना है, कम जगह में ज्यादा मास डेंसिटी ज्यादा जगह में कम मास डेंसिटी कम, इनवर्स रिलेशन विद वॉल्यूम एंड डायरेक्ट रिलेशन विद मास। तो इनका साइज काफी स्मॉल होता है, न्यूक्लियर चार्ज इन पे काफी हाई होता है, मास ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट डेंसिटी अमंग ऑल ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में इनकी जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो काफी हाई होती है। लेकिन डाउन द ग्रुप जब हम देख रहे तो साइज तो बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या डेंसिटी बढ़ेगी?
तो देखते हैं डाउन द ग्रुप जो हमारे पास डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ भी यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो ये क्यों? देख ले यहाँ पे फ्लोरीन की 0.0017 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास काफी कम है। क्लोरीन की 0.0032 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ब्रोमीन की 3.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आयोडीन की 4.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे जो हाईएस्ट डेंसिटी वो हमारे पास आयोडीन की है। वजह क्या है? हमने ये यहाँ पे जिस तरह डिस्कस कर लिया कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो हमारे पास डेंसिटी कम होगी। ये तब होगा जब हमारे पास मास कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप यहाँ पे आ रहे हैं तो सही है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ मास भी तो बढ़ रहा है। मतलब ये कि मास में जो इजाफा हो रहा है, यहाँ पे मास में जो इजाफा हो रहा है, तो मास की वजह से हमारे पास डेंसिटी भी बढ़ रही है। तो जितना इजाफा मास में हो रहा है वो काफी ज्यादा है वॉल्यूम में इजाफे से। तो जिसकी वजह से मास में इजाफा बहुत ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से हमारे पास डेंसिटी भी यहाँ पे काफी हाई हो रही है डाउन द ग्रुप जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे। तो ये था हमारे पास ग्रुप 7th ए एलिमेंट। इनके हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज, उनमें ट्रेंड्स, फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज, एक्सेप्शंस और ट्रेंड्स हमने उसमें पढ़ लिए। फिर हमने जो है ना यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया है। और इसके साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, और ओवरऑल अगर हम देख ले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो S&P ब्लॉक एलिमेंट है, ये चैप्टर नंबर 13 बनता है। इसका इख्तिताम यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 14 शुरू करेंगे D&F ब्लॉक, और हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट कर ले हम। तो बेहतरीन नोट्स बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, साथ में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KP के जितने भी टेक्स्ट बुक हैं उनके हवाले से जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उनको कवर करने के लिए हमारे साथ रहिए, और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।